एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। बेसिकली इस चैप्टर में दो बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर किया गया है। पहला है अमेजन रिवर का बेसिन, अमेजन रिवर बेसिन, और दूसरा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। दो रिवर्स हैं, तीन बेसिकली कह सकते हो, तीन है, तीन रिवर का बेसिन हमें पढ़ना है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ इन द अमेजन बेसिन, मतलब जो अमेजोन का बेसिन है वहाँ पर लाइफ कैसी है। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि बेसिन क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, अमेजन एक रिवर है। अब वो रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, और जहाँ वो एंड हुई, रिवर कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट होती है और कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाती है। तो उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जहाँ कहीं भी वो घूमी है, वो पूरा उसका बेसिन कहलाता है। और हमको इस चैप्टर में वही सारी चीज़ें देखनी है कि जहाँ जहाँ मतलब जहाँ कहीं भी अमेजन रिवर का बेसिन है वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के कैसे फॉरेस्ट हैं, कहाँ पर है ये। तो बेसिन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अब अमेजन रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिवर एक्चुअली है कहाँ पर। तो ये रिवर तुम्हारी यहाँ पर जो लिखा है पहले वो देख लो, फिर हम बताते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। हम सब जानते हैं, हम पिछले चैप्टर्स में कई बार बता चुके हैं कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ लाया करते हैं। कहाँ लाया करते हैं भाई, ट्रॉपिकल जोन ही ट्रॉपिकल रीजन है। कहने का मतलब बीच से इक्वेटर लाइन जाती है, फिर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पर ये बोला है कि वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। अमेजन का जो बेसिन है वो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ही फैला हुआ है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन। इसलिए इनके बेसिन को बोला जाता है कि ये इक्वेटोरियल रीजन में है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इक्वेटर से जस्ट 10 डिग्री नॉर्थ में है और जस्ट डाउन 10 डिग्री साउथ में है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इन रीजन से अमेजन रिवर बहती है। एक बार तुमको यहाँ पे क्लियर करा देते हैं कहाँ से कहाँ तक। यहाँ आप देखो तीनों लाइनें दिख रही हैं, ये ग्लोब था पूरा, उसको मैंने ओपन कर दिया। तो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ नीचे, ये क्या है? ट्रॉपिकल जोन है। वैसे तो ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं फैला है ना अमेजन का बेसिन, सिर्फ 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक ही फैला हुआ, इस वजह से ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाया गया कि अमेजन का जो बेसिन है वो इक्वेटोरियल रीजन में लाया करता है। करेक्ट। अब किस कंट्री में लाया करता है, किस कॉन्टिनेंट में लाया करता है? तो ये जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। ऊपर है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में लाया करता है, ठीक। अब अगर हम साउथ अमेरिका को जूम करें कि साउथ अमेरिका में कहाँ लाया करता है, तो ये देखो, ये साउथ अमेरिका हुआ। यहाँ पर देखो, ये जो अमेजन रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। हम जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ लिखी हुई है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। अब अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा है कि ईस्ट और वेस्ट कैसे क्लियर करें, तो ये तुम्हारा पूरा साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और हमने तुम्हें बताया है कि जब भी कोई चीज़ डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है तो बीच में प्लस साइन बना लिया, प्लस साइन बना लिया। और हमको पता है कि हमारा राइट हैंड ईस्ट होता है, सॉरी हमने ईस्ट टू वेस्ट बोल दिया, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ठीक। और हमारा लेफ्ट हैंड इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। सर की तरफ नॉर्थ होता है और पैरों की तरफ साउथ होता है। ये चार डायरेक्शन हो गई, हमने इस कॉन्टिनेंट की देख ली। यहाँ पर बात ये की गई है इस रिवर के बारे में कि ये रिवर साउथ अमेरिका के नॉर्थ डायरेक्शन में इसका बेसिन है। मतलब ये नीचे साउथ वाला हिस्सा है इस कॉन्टिनेंट का और ऊपर ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। तो मतलब इसका जो बेसिन है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पोर्शन में फैला हुआ है, ठीक। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये बोली गई है कि ये रिवर वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में जाकर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। तो वेस्ट में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्ट में पेरू एक जगह है, यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन्स हैं। इस जगह पर एंडीज़ माउंटेन्स हैं जहाँ से अमेजन रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और यहाँ से निकलते निकलते ये देखो
यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ऐसे निकलते निकलते यहाँ पर अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। तो इसका जो फ्लो का डायरेक्शन था वो क्या डायरेक्शन था, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। और साउथ अमेरिका के कहाँ लाई करती है, मतलब कहाँ पर साउथ अमेरिका में है, तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले हिस्से में, यानी कि ऊपर साइड में। ठीक, अब इसकी कई सारी जो आसपास ये जो दिख रही है ना ब्रांचेस, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। कहने का मतलब जो भी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो इसमें आकर के मिल जाती हैं, तो ये इनकी ट्रिब्यूटरीज़ कहलाती हैं। इसलिए ये इसका पूरा बेसिन कहलाता है कि जितनी भी नदियां हैं जिस अमेज़न से मिल रही हैं, तो ये पूरे में यहाँ तक फैली हुई हैं। ये इसका अमेज़न रिवर का बेसिन है। और ये कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, किन किन कंट्री से होते हुए, देखो पेरू से ओरिजिनेट होता है, फिर इधर इक्वाडोर है, पेरू से ओरिजिनेट हुआ, फिर ये इक्वाडोर है, थोड़ा सा पार्ट कोलंबिया में जाता है, फिर वेनेजुएला में भी जाता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। और इधर साइड देखें तो बोलीविया, फिर ब्राज़ील में इसका ज़्यादा हिस्सा है, ये देखो। और उसके बाद यहाँ से बेलम एक जगह है और मकापा, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्ज़िट कर जाती है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर था कि अमेज़न रिवर कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ फ़्लो करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ एग्ज़िट करती है। इतना क्लियर है। अब थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है। जो मैंने बोला है ना, एज इट इज़ वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो रीड कर लो सिर्फ। सेकेंड पॉइंट, इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। ये वेस्ट में माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। कौन से माउंटेन से, ये पूछा नहीं जाएगा, तो मैं सिलेबस में नहीं है, फिर भी फॉर योर नॉलेज पता होना चाहिए कि पेरू में एंडीज़ माउंटेन्स है, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में जाकर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। Third point, the places where a river flows into another body of water is called river's mouth। कहने का मतलब वो जगह जहाँ पर नदी मतलब एक जगह से दूसरी बॉडी पे जाकर गिरती है। कहने का मतलब वो तो एक रिवर थी, लेकिन जिसने एग्जिट किया वो तो एक ओशन था ना। तो एक वाटर बॉडी अगर दूसरे वाटर बॉडी में जाती है तो उसको बोला गया है रिवर्स माउथ। फोर्थ पॉइंट, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। कई सारी ट्रिब्यूटरीज अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं और जिससे क्या होता है, अमेजन रिवर का बेसिन बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट, द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। कहाँ कहाँ पर ये होकर जाती है ये चीज़ बता दिया है। तो इतना क्लियर हो गया कि अब थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया कि कहाँ थी, कहाँ से फ्लो होती है, किधर से ओरिजिनेट होती है, किधर जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि वहाँ का मतलब जो अमेजन रिवर जहाँ कहीं भी उस इक्वेटोरियल रीजन में लाई करती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट का मतलब समझते हो, क्लाइमेट मतलब उस चीज़ को क्लाइमेट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर, ऐसा वेदर तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसा वहाँ का टेम्परेचर हो जो कई सालों तक एज इट इज़ देखा गया हो कि उसमें कोई ख़ास चेंजेस ना हो। अगर ठंडा है तो कई सालों तक, या फिर कह सकते हो हमेशा वो ठंडा ही रहता है वो जगह। अगर गर्म है तो गर्म ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको वहाँ का क्लाइमेट बोला गया। वेदर का मतलब जो हमेशा चेंज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। जैसे सुबह गर्मी है, दोपहर में गर्मी है, शाम को सर्दी है, बारिश हो रही है, तो ये वेदर होता है। यहाँ बात की जा रही है क्लाइमेट की। कैसा क्लाइमेट है इक्वेटोरियल रीजन का, जो यहाँ पर अमेजन रिवर का बेसिन है। पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज करेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बोला गया है कि जो अमेजन का बेसिन है वो इक्वेटर से स्ट्रेच करता है। ऑब्वियसली इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ही है, तो इक्वेटर से स्ट्रेच करता है। इस वजह से जो वहाँ का क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, हॉट एंड वेट। इसके अलावा वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वेदर नहीं देखा गया है, हॉट एंड वेट ही देखा गया है हमेशा, पूरे साल ऐसा रहता है। इस वजह से वो क्लाइमेट बोला जाता है। हॉट यानी कि गर्म, वेट यानी कि नमी रहती है हमेशा। नमी क्यों रहती है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन है। मैंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया था ना, वो फॉरेस्ट जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहे, तो वहाँ बारिश ही इस वजह से होती थी क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। जब गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो फिर रेनफॉल भी होगी। वही रीज़न है कि यहाँ पर हॉट होता है और वेट क्लाइमेट होता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ पर दिन हो या रात हो, दोनों ही हॉट और ह्यूमिड रहती हैं।
ठीक है। इससे क्या होता है, स्किन बहुत स्टिकी फील होती है, मतलब बहुत चिपचिपा फील होता है। हमारे यहाँ जब कभी ऐसा वेदर होता है तो हमको भी बहुत चिपचिपाहट होती है। अगर हम फ़ैन कूलर तो काम ही नहीं करता है, ऐसे में एसी ही काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जब इस तरह का वेदर हो जाता है तो हमें भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। थर्ड पॉइंट इज़ इट रेन ऑलमोस्ट एवरी डे। वहाँ पर ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जब बारिश होने वाली होती है ना तो लक्षण दिखने लगते हैं। कभी क्या पता ठंडी हवा चलने लगती है या फिर बादल बनने लगते हैं। तो वही चीज़ बोला है कि वहाँ पर बारिश ऐसे होती है जैसे कि कोई पता ही नहीं है कि हाँ अब होने वाली है, कभी भी हो जाती है, नो वार्निंग। ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द डे टेम्परेचर आर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी। डे का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई होती है। और नाइट की बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज़रूर होता है। अब कम तो होगा ही, ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि रात में तो सन है नहीं, है ना। तो जितने डे के कंपैरिजन में अगर हम नाइट की बात करें तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी में किसी प्रकार का कोई डिक्रीमेंट नहीं होता है। ह्यूमिडिटी अपने हाई लेवल पे रहती है। तो ये तो थी इक्वेटोरियल रीजन या बोल सकते हो अमेज़न रिवर बेसिन का क्लाइमेट। अब क्या बात है, नेक्स्ट चीज़ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे जंगल जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, याद है। तो हमें ये जानना है कि वहाँ के जंगल कैसे हैं, वहाँ पे क्या पाया जाता है और वो किस लिए इतने ज़्यादा फेमस होते हैं। ड्यू टू हैवी रेन इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट को, बात समझ में आ रही है? ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं। इनफैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो इतने थिक और डेंस होते हैं कि जो पेड़ बड़े बड़े वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, जंगलों में जो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ पूरे जंगल कह सकते हो या फिर पूरे जो बेस होता है उसको एकदम छुपा लेती हैं, घेर लेती हैं। इससे क्या होता है ना, जो सनलाइट है वो किसी भी कारण कहीं से भी नीचे आ ही नहीं सकती है। एक तरह से रूफ बन जाती है पेड़ों की पत्तियों से और उनकी ब्रांचेस से। दैट डज़ नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, जिसकी वजह से सनलाइट ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। और इससे क्या होता है, जब सनलाइट नीचे नहीं आ पाएगी तो फिर नीचे रोशनी भी नहीं होगी, नीचे डार्क और डैम्प रहता है ग्राउंड। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर। सिर्फ शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ही यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ऑर्किड, ब्रोमिलिएट्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट। ऑर्किड क्या है? ये है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। ब्रोमिलिएट्स की बात करें तो ब्रोमिलिएट ये हैं। रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना। ये तो बात अभी हमने कर ली कि यहाँ पर किस तरह के प्लांट्स थे। अब हम और भी होंगे इनके अलावा, लेकिन ये कुछ होते हैं ना, कुछ फेमस होते हैं जिनको हम सेलेक्टिव होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। हमें हर चीज़ तो याद नहीं रख सकते। और अब बात करते हैं कि यहाँ के जो फ़ौना है वो उसकी क्या वैरायटी है। तो अगर फ़ौना की बात करें, फ्लोरा एंड फौना जानते हो ना। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स से, फ्लावर्स से रिलेटेड होता है। फौना यानी कि वहाँ के एनिमल्स से रिलेटेड होता है, बर्ड्स से रिलेटेड होता है। तो फौना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तुमको दिखेगा टूकन्स, ये लंबी चोंच वाले, इनको अक्सर तुमने ज़ू में हो सकता है देखा हो। हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज। बर्ड ऑफ पैराडाइज कहने का मतलब हिंदी में स्वर्ग की चिड़िया। एक्चुअली इतनी खूबसूरत होती है, इसके एकदम जो पंख होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। ये एक वैरायटी है, ऐसी कई सारी वैरायटीज़ हैं बर्ड्स की जो तुम्हें इस रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ओवर साइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। ये जो अपने ईटिंग बिल्स हैं, जो पेड़ में छेदनी बना लेती हैं, तो इनके वो बिल्स इतने बड़े होते हैं, अगर हम इंडिया की बर्ड से कंपेयर करें तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंडियन बर्ड्स और birds found in that equatorial region.
दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। और ये जो क्या बोलते हैं चिड़ियाँ हैं, ये पूरे जंगल में चूँ चूँ इतनी तेज़ी से करती हैं, बहुत लाउड साउंड करती हैं। तो कह सकते हो कि चहल पहल बनी रहती होगी, वहाँ पे शांति का माहौल नहीं होता होगा, कहीं कोई बोल रहा है कहीं कोई बोल रहा है। तो ये सब था। ये है क्या, ये रेन फॉरेस्ट है। कहाँ? अमेज़न रिवर बेसिन में। हाँ, अब देखो ये डू यू नो फैक्ट में ब्रोमीलियड्स के बारे में कुछ लिखा है। ब्रोमीलियड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ये एक ऐसे स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो अपने लीव्स में वाटर स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ये कुछ इनकी बनावट ही कुछ इस तरह से है कि इसमें पानी स्टोर हो जाता होगा। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि इन्हीं का यूज़ करके वहाँ के जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो इनका यूज़ करते हैं। किस प्रकार यूज़ करते हैं? एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज़ दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। ये मतलब इन ब्रोमीलियड्स का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर वो अपने अंडे रख के आते हैं, यूज़ करते हैं। देख रहे हो, मतलब फुल इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग फ्लोरा का। फिर अब तो बर्ड्स की बात कर ली हमने, अब बात कर लें अपने थोड़े से शैतान जानवरों की, जिसमें कि मंकी, स्लोथ। देखो मंकी तो सब जानते हो, और जो स्लोथ है ना वो बहुत आलसी होता है, बहुत आलसी होता है। अगर तुमने मूवीज़ में देखा होगा ना, इतना स्लोली बोलता है। ये रहा वो स्लोथ, बहुत लेज़ी होता है, इसलिए इसको लेज़ी एनिमल के नाम से ही अगर कोई नाम आता है तो स्लोथ का ही आता है। फिर आंट ईटिंग तापीर्स, ये भी भाई आंट ईटिंग तापीर, ये जो दिख रहा है तुम्हें अजीब अजीब से जानवर, ये भी इस एरिया में, इस रेन फॉरेस्ट में होते हैं। देन उसके बाद हम अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन, ये सब। और थोड़े बड़े रेप्टाइल्स, थोड़े भयानक रेप्टाइल्स की बात करें तो एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर। ये देखो, ये तो भाई देख के हमें डर लग जाता है। इनका नाम है बोआ। नाम तो वो क्यूट है, लेकिन शक्ल तो भाई क्यूट नहीं है। ये कुछ स्पेसीज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो इस रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। Besides, the basin is home to thousands of species of insects. इन सब के अलावा भी जो ये बेसिन है अमेज़न रिवर का, ये ना सिर्फ इन लोगों के लिए बल्कि इंसेक्ट्स वगैरह के लिए भी इनका घर है। जैसे कि इंसेक्ट्स की बात अभी आगे बताएंगे चल के, जो अभी बहुत कुछ है। यहाँ पर इंसेक्ट का नाम पर्टिकुलर तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ फिशेस की बात कर ली है कि यहाँ पर एक फ़िश भी है जिसका नाम है पिराना फ़िश, इज़ ऑल्सो फाउंड इन दिस रिवर। इसकी शक्ल देख लो ज़रा, ये पिराना फ़िश है जो इस रिवर में पाई जाती है। देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मांस खाती है, सीधी नहीं है। दिस बेसिन इज़ दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। इस वजह से ये बेसिन, किसका बेसिन? अमेज़न रिवर का बेसिन। इसलिए अमेज़न रिवर का बेसिन रिच है किसमें? वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड है। यहाँ पर बहुत तरह के फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। और अमेज़न के जंगल को ना दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से अमेज़न के घने जंगलों से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे कि पूरा वर्ल्ड सर्वाइव करता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है भी, क्योंकि बहुत हरे भरे जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब क्या बात है, अब यहाँ पर बात की गई है लोगों की, कि इस रेन फॉरेस्ट में कैसे लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या उनकी भी उस फॉरेस्ट में, उस बेसिन में कोई लाइफ है? हाँ, तो है लाइफ। तो बात करें उनके फूड्स की या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों की कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. लोग क्या करते हैं कि स्मॉल एरियाज़ में थोड़ा सा फूड ग्रो कर लेते हैं। कब? जब वहाँ के ट्रीज़ को, अब देखो जंगल है ना, तो अगर खेती करनी है, फूड क्रॉप ग्रो करना है, तो ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, तो वो ट्रीज़ को काटते हैं। ठीक, उसके अलावा बोला है जो मेन हैं, while men hunt and fish along the river, जो उनके पुरुष लोग होंगे उनकी फैमिली में, तो वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं रिवर के साइड में। जो विमेंस होती हैं वो क्रॉप्स की टेक केयर करती हैं। और कौन कौन सी वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि टैपियोका। अब ये टैपियोका, मुझे सिर्फ ये इमेज मिली इसके नाम पर, अब ये क्या होता है यार, ये मुझे नहीं पता, ये देख लेना।
फिर पाइनएप्पल सब जानते हैं, स्वीट पोटैटो सब जानते हैं, और स्वीट पोटैटो जिसको हिंदी में शकरकंद बोलते हैं। और एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ विमेन हु केप्ट या फिर कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। जैसे कि बोला गया जो हंटिंग और फिशिंग है ये तो चलो ठीक है, कभी मिला कभी नहीं मिला, लेकिन जो जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर वेजिटेबल्स जो उन लोगों ने अपने खेतों में उगाई होती हैं उन्हीं पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो इनका जीवन वेजिटेबल्स विच दे ग्रो एंड हंटिंग एंड फिशिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट इज दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। क्या होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? इस इमेज में तुम्हें थोड़ा सा कुछ आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपने खेतों को, जैसे क्या होता है ना कि खेत में कुछ बोया, बोने के बाद जो डंठल रह जाते हैं ना, फसल तो कट गई लेकिन जो डंठल रह जाते हैं ना उनको ये लोग उखाड़ते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके जला देते हैं। तो जलाने के बाद जो राख रह जाती है, स्मोक है, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो जब तक वहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है तब तक के लिए वो कहीं और क्रॉप ग्रो कर लेते हैं, वापस से फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जो सॉइल फर्टाइल हो चुकी है। तो वो इस एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं जिसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज द स्टेपल फूड इज़ मैन्योर। इनका स्टेपल फूड है मैन्योक। स्टेपल फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जो कि बहुत एनर्जेटिक हो। कहने का मतलब है एक ऐसी मॉर्निंग डाइट जो कि बहुत ज़्यादा हमें जिससे एनर्जी मिले और कई सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएं। तो यहाँ पर इनका स्टेपल फूड है मैन्योक, जिसको कसावा भी कहा जाता है। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। ये वैसे ही उगती है जैसे ज़मीन के अंदर पोटैटो। देखो ज़मीन के अंदर पोटैटो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडिश भी होती है, और तुम्हारा ये जो स्वीट पोटैटो है वो भी होता है। ये सारे ज़मीन के अंदर होते हैं। उसी तरह से इनका भी जो फूड है मैन्योक या कसावा, ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसको ये काट रहे हैं गोल गोल, तो ये इनका स्टेपल फूड है। उसके अलावा और ये क्या खाते हैं, दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट। बड़ी बड़ी चींटियाँ भी खाते हैं, भाई जंगली हैं तो कुछ भी खा जाते हैं। एक्स। अब ये क्या होते हैं भाई, ये मकड़ियों के अंडे होते हैं। तो ये आप कह सकते हो स्पाइडर मैन, हाँ, तो ये मकड़ियों के अंडे भी खाते हैं। उसके बाद और क्या क्या क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ का वेजिटेशन भी देख लिया मैंने क्या था, लोग यहाँ पर क्या ग्रो करते हैं, क्या खाते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। और अब क्या चीज़ें हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, जैसे कि अब रहते कैसे होंगे। तो देखो, द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। घर बनाने के लिए ये जंगल उनको बहुत सारी लकड़ियाँ देते हैं। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स। अब देखो, वो इमेज तो हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं लाए, लेकिन थैच्ड हाउसेस का मतलब होता है कुछ इस शेप में बने होते हैं, इस शेप में बने होते हैं हट टाइप, और ये किसी वॉल, किसी लकड़ी, मतलब कहने का मतलब किसी ईंट, किसी लकड़ी से नहीं बने होते, बल्कि ये फूस होती है, घास फूस होती है, उससे बने होते हैं। और इस स्लोप में इसलिए बने होते हैं ताकि जो वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो पानी अंदर ना जाए, वो बह जाए, इस वजह से इस तरह के वो बने होते हैं। बी हाइव्स बोला है ना, मतलब कुछ इस तरह से दिखते हैं कि जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते हैं। बी हाइव्स मधुमक्खी के छत्ते, जैसे उसमें हेक्सागोनल शेप होता है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, कुछ उस टाइप से वो दिखते हैं। अब एक साथ होते हैं ना, इस वजह से दिखते हैं, और फिर वो घास फूस से बने होते हैं तो इस वजह से वो और दिखते हैं। वहीं पर ये तो चलो छोटे छोटे घरों की बात थी, लेकिन वहीं अगर घास फूस का इसी शेप में बड़ा घर अगर बन जाए तो उसको मलोका बोलते हैं। These are other large apartment like houses called maloka with a steeply slanting roof. देखो, जो घास फूस के छोटे घर होते हैं उनको तो कोई नाम यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा बना लिया है तो उसको मलोका बोलते हैं। ठीक। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ
धीरे धीरे बदल रही है। कैसे बदल रही है? इन ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगलों का जो दिल है वो एक तरह से कहाँ बसता है? अमेज़न बेसिन में ही बसता है। क्यों बसता है मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग रिवर। बोला जाता है कि अगर हम 1970 से पहले की बात करें, ओल्ड डेज़ की बात करें, तो लोग इस जंगल में, इस बेसिन में रिवर के थ्रू पहुंचते थे, नाव से जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ है जिससे क्या हुआ, इन 1970s द ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। मतलब एक ऐसा हाईवे बनाया जिसका नाम अमेज़न था, जो कि इस रेन फॉरेस्ट के सारे पार्ट्स को एक्सेस कर सकता है। मतलब ऐसी रोड बनाई जिसके थ्रू आप पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को घूम सकते हो, पहुँच सकते हो। बेसिकली घूमोगे क्या, वहाँ पर इतने जानवर होते हैं। फिर एयरक्राफ्ट्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आप वेरियस प्लेसेस तक पहुंच सकते हो। ऑल राइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज द इंडिजिनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरिया। तो जो वहाँ की इंडिजिनस का मतलब जो वहाँ के लोग थे, जो उस अमेज़न बेसिन के आसपास रहते थे, वहीं के लोग, उनसे कहा गया कि भाई आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, कहीं और रह जाइए, रहने जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर एक रोड निकालने वाले, एक हाईवे बनाने वाले, तो आप कहीं और जाके बसिए और वहाँ पे अपना घर बनाइए। ठीक है, तो उन बेचारे लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि आप लोग कहीं और सेटल हो जाइए। ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना फार्मिंग करिए। देन क्या हुआ कि द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। तो ये डेवलपमेंट तो हो रहा था, चलो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सेसिबल कर रहे हो उस लोकेशन को जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते, लेकिन एक तरफ ये भी तो देखो कि आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो। आप वहाँ पे पेड़ काट रहे हो, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, वहाँ के बायोस्फीयर को डिस्टर्ब कर रहे हो, वहाँ के वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin। और जिससे ये एस्टिमेट या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जंगल का या फिर अमेज़न बेसिन का बहुत ज़्यादा एरिया डिसअपियर हो रहा है डे बाय डे। अब भाई जंगल है, पेड़ वहाँ पे काट रहे हो, फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो फिर जंगल धीरे धीरे कम होगा ना। जंगल कम होगा तो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना भी कम होंगे। फ्लोरा एंड फौना तो चलो कम होंगे ही, लेकिन जो वो हमें ऑक्सीजन देता है, मेन सोर्स है उस चीज़ का, और इतने सारे वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, वो सब ख़त्म हो रहे हैं ना डे बाय डे। द टॉप, इसके अलावा क्या है कि जंगल में पेड़ काटोगे तो फिर जब पेड़ काटोगे तो मिट्टी, बारिश होगी वहाँ बारिश तो होती है ज़्यादा, बारिश होगी तो मिट्टी भी कटेगी। ज़्यादा देखा है ना, जब कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो मिट्टी बह जाती है सारी, जहाँ कहीं भी कच्ची जगह होती है। तो टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे एज द रेनफॉल एंड लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। जंगल में पेड़ काटोगे, बारिश होगी, मिट्टी बहेगी, जब मिट्टी बह जाएगी वहाँ पर तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो जंगल नहीं रह जाएगा, वो एक वीरान सा इलाका हो जाएगा जहाँ पे ना कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें अमेज़न रिवर बेसिन के बारे में इस चैप्टर में की गई थी। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि अमेज़न रिवर किस कॉन्टिनेंट पे लाई करती है, कहाँ से कहाँ, मतलब किस डायरेक्शन में फ़्लो करती है, इतनी बात जान ली थी। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कैसा टेम्परेचर है, हॉट रहता है हमेशा, वेट क्लाइमेट रहता है, दिन हो या रात, टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है।
रेन फॉरेस्ट वहाँ का कैसा है, किस तरह के वहाँ पे कह सकते हो वेजिटेशन कैसा है, ऑर्किड और ब्रोमेलियड्स वहाँ के फेमस प्लांट्स हैं। और अगर हम फौना की बात करें तो टूकन्स, हमिंग बर्ड्स और कलर्ड प्लमेज, रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी वहाँ देखने को मिलते हैं। और वहाँ के जानवर तो बहुत सारे हैं यार, कितने जानवरों को तुम यहाँ पर जानोगे, बहुत सारे जानवर हैं। और जिसमें से भयानक जानवरों में से वहाँ बोआ कंस्ट्रक्टर, एनाकोंडा, पाइथन, ये सारे रेप्टाइल्स इस रेन फॉरेस्ट में हैं, इस बेसिन में। पिराना फ़िश, जो कि फ़िशेस तो बहुत सारी हैं लेकिन ये फ़िश भाई डिफरेंट होगी, अलग है, और जो कि फ्लैश ईटिंग फ़िश है, मांस खाती है। इनके अलावा वहाँ का रेन फॉरेस्ट कैसा है, वहाँ मतलब वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, किन घरों में रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या चेंजेस आए, कैसे वहाँ पर जो जगह एक्सेसिबल नहीं थी उसको कैसे एक्सेसिबल बनाया गया, कैसे लोग अब वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे ये ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया, एस्टिमेशन किया गया कि धीरे धीरे ये जो बेसिन है अमेज़न का और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द डेवलपमेंट और वी कैन से द कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर। हाँ, तो फिर उम्मीद करते हैं तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप आगे चलकर देख सको। ओके, सो टिल देन गुड बाय। ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज हमने अमेज़न रिवर का बेसिन देखा। बेसिन एक्चुअली समझ में आया ना क्या होता है, मतलब वो एक नदी जहाँ कहीं भी घूमी फिरी है, जहाँ कहीं वो अपना पानी फ्लो करते हुए ले गई है, भले खुद के थ्रू या अपनी ट्रिब्यूटरीज़ के थ्रू, तो वो पूरा इलाका उसका बेसिन कहलाता है। और वही सेम चीज़ हम गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हमारी इंडिया में रिवर्स हैं, इनके बारे में समझने वाले हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ बहती हैं, और यहाँ की क्या फ्लोरा एंड फौना है, किन किन स्टेट से होकर गुजरती हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़ एंड गुड बाय।